हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। एक नई सुबह एक नई सोच के साथ शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे NCERT फाउंडेशन, जो UPSC, स्टेट PSC या सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए थी। महत्वपूर्ण साथियों, क्लास 6 से 12 तक की जो NCERT की किताब है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन साथियों फ्लो चार्ट, बाई चार्ट, पाई चार्ट और अलग अलग आर्टिफिशियल इमेजेस के माध्यम से करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे क्लास 6 की NCERT बुक SST के पहले चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है क्या, कहाँ, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर स्टार्ट होता है एक लड़की की कहानी के साथ। इसका नाम है रशीदा। रशीदा अखबार पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र एक कुर्सी पे पड़ती है। वो कुर्सी 100 साल पुरानी है। अब रशीदा सोचने लगती है कि भला कोई 100 साल पहले की बात कैसे जान सकता है, और उस समय कौन सी घटना हुई थी हम कैसे जानेंगे। आप सोचिए, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो ऐसी घटनाएं भी आपके दिमाग में चली होंगी कि पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। इन सभी सवालों के घेरे में रशीदा का मन घिरा हुआ था। रशीदा सोच रही थी साथियों कि कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था। आज तो हम रेडियो सुन सकते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी से बात कर सकते हो इसे जानने के लिए, जिसको याद हो। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तब कैसे जानेंगे आप कि क्या हुआ था। सोचिए, ऐसा लेखक कहना चाहता कि एक बच्ची के दिमाग में ये चल रहा है। बच्ची सोच रही है कि उस जमाने में क्या होता था, हम क्या जान सकते हैं। हम क्या क्या जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। अगर वो आखेटक थे, शिकारी थे, कि पशुपालक थे, कि कृषक थे, कि शासक थे, कि व्यापारी थे, कि पुरोहित थे यानी पूजा पाठ वाले थे, कौन थे वो। अगर थे तो इनके बारे में जानकारी कैसे हासिल की जाए, ऐसा चल रहा है रशीदा के दिमाग में। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानी सुना करते थे, नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। आज वेब सीरीज, UTT का ज़माना है साथियों, नेटफ्लिक्स का ज़माना है। सबके घरों में टीवियाँ लगी हैं, बच्चे कार्टून के माध्यम से कहानियाँ देखते रहते हैं। लेकिन रशीदा सोचती है उस समय बच्चे कैसे देखते थे, क्या खेलते थे, कैसे रहा करते होंगे। वो आज के समय से कंपेयर करती है उस ज़माने को। जैसे आज के ज़माने का जो घर है वो हाईटेक क्वालिटी का है, भूकंप रोधी है। पहले जो घर हुआ करते थे वो इस तरह हुआ करते थे, गुफाओं के माध्यम से, पहाड़ियों में हुआ करते थे, घास फूस के हुआ करते थे। आज सीमेंट जैसे घर हुआ करते हैं। ये सारे सवाल चल रहे थे रशीदा के दिमाग में कि आज के ज़माने से अगर हम कंपेयर करें तो कल के लोग कैसे थे और कहाँ सबसे पहले बसना स्टार्ट किए थे। ये सब रशीदा के मस्तिष्क में चल रहा था। रशीदा सोचती थी लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी घाटी, इस नदी के किनारे रह रहे थे, ऐसा उसने सुना था। ऐसा वो भी जानते कि यहाँ कई लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी घाटी के किनारे रह रहे हैं। नर्मदा नदी घाटी साथियों जो है ये है कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, और कहते हैं कि इंसान के रहने का जो साक्ष्य है वो यहाँ बहुत पुराना है। हजारों लाखों सालों से लोग इस नर्मदा नदी के तट के आसपास रहते थे। आगे रशीदा सोचती है कि जंगल के पास जो लोग रहते थे वो विशाल जंगल के संपदा से तो परिचित रहे होंगे। वो भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के उत्पादों का संग्रह किया करते रहे होंगे। वो जानवरों को भी मार के शिकार कर लिया करते होंगे। ऐसा सब रशीदा बैठे बैठे सोच रही है। वो कहती है कि
पहले ज़माने में लोग इस तरीके से हुआ करते होंगे, ऐसे उनके बच्चे रहा रहे होंगे, वो जानवरों की खाल पहनते होंगे, क्योंकि लोग जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, जानवरों को मार के उनका शिकार करते थे, उनका भोजन करते थे। तो वो जानवरों के खाल को अपनी वस्त्र के रूप में पहना करते थे। ऐसा लेखक कहता है रसीदा के माध्यम से। कहता है कि अगर आप उत्तर की ओर जाते हो, सुलेमान पहाड़ियों की ओर, किरथर पहाड़ियों की ओर, तो आप पता लगाओगे कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी सुलेमान पहाड़ियों की ओर अगर और आप जाते हैं तो वहां आप पाएंगे, ये सुलेमान की पहाड़ियां हैं, कि यहाँ के लोग 8000 साल पहले गेहूं और जौ इनको उगाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा साथियों, वो भेड़, बकरी, गाय, बैल और पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिए थे। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व के लोग अगर आप जानोगे तो इंडिया का जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो उत्तर पूर्व यानी मेघालय, असम इलाके की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो वहाँ पे पाएंगे ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे गारो खासी पहाड़ियाँ हुआ करती थी और इस पहाड़ियों पे अपना अलग प्रकार का जीवन हुआ करता था। यहाँ पर सुलेमान श्रेणी के आसपास अलग प्रकार का जीवन हुआ करता था। नर्मदा नदी घाटी के आसपास अलग प्रकार का जीवन हुआ करता था। लेकिन नर्मदा नदी घाटी के पास, जैसा मैंने पढ़ा, कि लोग लाखों वर्ष पहले से रहते थे, जबकि हमने पढ़ा कि सुलेमान श्रेणी के आसपास के लोग भेड़, बकरी इन सब का पालन करते थे और गेहूं और जौ के उत्पादन से वो परिचित थे लगभग हजारों साल पहले से। तो अब विंध्य की पहाड़ी की अगर बात करें, जो मध्य भारत में है, यहाँ का पता लगाओ, कह रहा है लेखक, कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे यहाँ पे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में है। इलाहाबाद, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आप जाओगे उत्तर प्रदेश में, तो आप पाओगे उस क्षेत्र में साथियों कृषि का विकास हुआ। वहाँ पे पहले चावल उगाया गया और ये विंध्याचल श्रेणी के ऊपर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। आगे लेखक कहता है कि मानचित्र पर जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है उसका पता लगाओ। मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया है साथियों। इंडिया में ये जम्मू कश्मीर जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे मानसरोवर झील मिलेगा और यहाँ है चेमा लुंगडुंग ग्लेशियर और यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। फिर आगे जाके झेलम, चिनाव, रावी, सतलज जैसी नदियाँ इसमें आगे मिल जाती हैं। तो जब कोई नदी, बड़ी नदी में कोई छोटी नदी अपना पानी प्रवाहित करती है, जिससे बड़ी नदी का जलस्तर और बढ़ जाता है, तो इन छोटी छोटी नदियों को हम सहायक नदी के रूप में जानते हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। लिखा है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले होंगे। यानी आज जहां नदियां हैं वहीं पे नगरों का विकास हुआ था, ऐसा लेखक कहना चाहता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे, समुद्र तटीय इलाकों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोगों के रहने सहने की शुरुआत हुई। आगे लेखक कहना चाहता है कि गंगा और उसकी सहायक नदी जो सोन नदी है, इसका आप पता लगाओ कि ये नदी कहाँ है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आगे चल के बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो लेखक कहता है कि इसका आप पता लगाइए। अब ये कह रहे हैं कि इसी गंगा और सोन नदी के तट पे प्राचीन काल में मगध नाम का विशाल साम्राज्य हुआ करता था और वो मगध के लोग बहुत शक्तिशाली थे। आगे हम मगध का अध्ययन करेंगे।
उन्होंने बताया कि मगध ने उस समय एक विशाल राज्य की स्थापना कर ली थी और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय जो मगध था वो बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था साथियों। आगे लेखक लिखता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब आगे लेखक ये बताना चाहता है कि चलो हमने मान लिया कि हम इस क्षेत्र में आके बसे, इस क्षेत्र में आके बसे, जैसे ये वर्ल्ड है, मान लीजिए ये दुनिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोग गए तो गए कैसे? आखिर क्या जरूरत पड़ी? लेखक इस बात को समझाना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों को भी इन्होंने पार करने की कोशिश की, जो इनके लिए जोखिम भरा था, लेकिन फिर भी उनके लिए यात्रा असंभव नहीं थी। उन्होंने यात्रा किया। यात्रा क्यों किया? आखिर ये इतना रिस्क क्यों ले रहे थे? ऐसा लेखक बताना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कि शायद उन्हें काम की तलाश थी, या कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप आ गया होगा, इसलिए वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरों पर विजय हासिल करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे महाद्वीपों में, दूसरे देशों में एंटर कर जाया करती थी। व्यापारी व्यापार के लिए पूरे काफिले जहाजों के साथ मूल्यवान वस्तुओं की खोज में, उसकी चाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। जबकि वही धार्मिक लोग धर्म का विस्तार और शिक्षा के विस्तार के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक यात्रा करते थे। और यात्रा करने के समय वो उत्सुक थे कि हम जाएंगे तो कुछ अन्य लोगों से मिलेंगे, उनको जानेंगे। क्योंकि साथियों, जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम पाते हैं, आगे लेखक समझाना चाहता है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। मैंने मान लिया कि कल लोग यात्रा कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को जान सकें, अपने धर्म का विस्तार कर सकें, व्यापार कर सकें, और आपदाओं के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर स्थानांतरित होते रहते थे, ऐसा लेखक मानता है। लेकिन आज के लोग क्यों यात्रा करना चाहते हैं? आज अगर आपको किसी क्षेत्र के बारे में जानना है तो रेडियो, टेलीविजन जैसे बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकते हैं। फिर लोग आज यात्रा क्यों करते हैं? इस बात का सवाल करता है लेखक। लेखक कहता है, आप एक बार फिर से मानचित्र 1 को देख लो। आप मानचित्र 1 को देखोगे साथियों तो आप पाओगे कि पहाड़ी, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं निर्माण करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-3 सीन दिखाता हूं, आप इस चित्र को समझने का कोशिश करें। आप ये देखिए, ये मैदानी और एक तरीके से मैं कहूं तो मरुस्थलीय इलाका है, जो इस पहाड़ से, मरुस्थल से शुरू होता है और मैदानी क्षेत्रों तक जाता है। दूसरी ओर आप पाओगे कि सुलेमान की पहाड़ियां हैं, जहां इस ऊंचाई से अगर आपको चढ़ना पड़ेगा तो आप दूसरे ओर जा सकते हो। ओके दोस्तों, इसी तरीके से हमने नर्मदा नदी घाटी के बारे में बताया। अब लेखक कहता है कि एक बार चित्र को आप देख लो, तो देख लेते हैं लेखक वास्तव में बताना क्या चाहता है। लेखक ये बताना चाहता है कि यहाँ पे बिंद की पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा नदी घाटी है, यहाँ पे सतपुड़ा नदी है, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, यहाँ पे यमुना नदी है, यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियाँ है, और यहाँ पे कावेरी नदी है, यहाँ सागर है, यहाँ सागर है। तो इस मानचित्र को दिखाने के पीछे जो मंशा लेखक की है वो ये कहना चाहता है कि दुनिया आज भी विविधताओं से भरी हुई है। तो आज शायद जो लोग यात्रा करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके मनोमस्तिष्क में ये सवाल है कि वो आज भी चीजों को जानना चाहते हैं। लेखक आगे कहता है
कि उन्होंने चाहा कि वे इन पहाड़ पर्वत को पार कर सके, ऊंचाइयों को छू लें, गहरे समुद्रों को पार कर सके, और उन्होंने ऐसा किया। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में विचार अपनाते रहे। लेखक कहता है कि जब लोग पहले जमाने में एकत्र होते थे, साथियों, आगे समझाने की दृष्टि से देश के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आज जो अपना देश है उसे हम प्रायः या तो इंडिया के नाम से जानते हैं या भारत के नाम से जानते हैं। और जो इंडिया नाम है वो इंडस शब्द से निकला है, जो संस्कृति में इसे सिंधु कहा जाता है। और अपने एटलस में ईरान और यूनान को लगाओ। एक आपको एटलस बनाना है और उस एटलस में ईरान तथा यूनान को जोड़ना है। साथियों, ईरान यूनान की अगर हम बात करें तो ये भारत है। भारत से आगे आप जाओगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे जाओगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से आगे आपको ईरान मिलेगा। ईरान एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं यूनान के बारे में? यूनान के बारे में ऐसा नहीं है। यूनान साथियों, आपको एशिया महाद्वीप को क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को आप पार करेंगे तो उसके ऊपर आपको एक देश मिलेगा आज के ज़माने में, जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। ग्रीस ही पहले यूनान का हिस्सा हुआ करता था। यानी आज जो यूरोप महाद्वीप का देश ग्रीस है, वही पहले यूनान हुआ करता था। तो अगर आप एटलस बनाते हैं तो इंडिया का मैप तो आसानी के साथ आप दिखा सकते हैं, और इसे ज़्यादा दिखाने में दिक्कत नहीं होगी आपको कि ये आपका जो है पूरा का पूरा कश्मीर है, ये आपका पाकिस्तान, इसके आगे अफगानिस्तान और फिर ईरान। बट जैसा कि मैंने कहा, यूनान दर्शाने के लिए आपको एक वर्ल्ड का मैप आपके पास होना चाहिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि आपको ये दिखाना है कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिदोश और इंदोश और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। अब यूपीएससी के सिलेबस में या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से ये सवाल पूछा जाएगा कि हिदोश और इंदोश शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हिदोश और इंदोश शब्द का प्रयोग ईरानियों और यूनानियों ने किया। पहली बात ये। दूसरी चीज कि हिदोश और इंदोश जो है ये सिंधु नदी के किस और स्थित है, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो हिदोश और इंदोश जो है ये सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश है। यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है? यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा कि हिदोश क्या है? एक दर्रा है, एक पठार है, एक प्राचीन नदी है, या एक भूक्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूक्षेत्र। इस तरीके से एनसीईआरटी के साथ खेलता है आपका यूपीएससी, और आप इन्हीं सवालों के घेरे में फंसे रहते हैं और आपको लगता है ये सवाल कहाँ से पूछा गया। तो ये हिदोश और इंदोश क्या है? भूमि प्रदेश है। कहाँ पे है ये भूमि प्रदेश साथियों है इंडस यानी सिंधु नदी के पूरब में, और इसी को हम इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दे सकता है हिदोश और इंदोश इंडिया का पूर्व नाम है, प्राचीन नाम है। ये भी सही बात है। ऐसे भी सवाल यूपीएससी आपसे बना सकता है। फिर अगला दिया गया है कि भारत का नाम प्रयोग जो है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। देखो, बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि महाराजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा।
लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को हम भारत के नाम से जानते थे। तो ये ऑथेंटिक बुक होती है। तो भारत क्या है? भारत उत्तर पश्चिम में रहने वालों का एक समूह है। और इस समूह का उल्लेख कहाँ किया गया? तो इस समूह का उल्लेख किया गया साथियों संस्कृत के आरंभिक कृति जो है ऋग्वेद में किया गया है और बाद में इसका प्रयोग होने लगा। आगे आपकी बुक में मेंशन है कि अतीत के बारे में कैसे जानें, मतलब जानने के स्रोत क्या हैं। तो स्रोत के बारे में, अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो अतीत में लिखी गई पुस्तक को आप ढूंढ लो। उन पुस्तक में जो पांडुलिपि होती है, लिखी जाने के कारण उसको पांडुलिपि कही जाती थी, आप इसको मान लो। अंग्रेजी की पांडुलिपि में हम सभी जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द यानी लैटिन भाषा से लिया गया है। और अपने देश की बात करें तो इस यहाँ पर ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता था, भुर्ज नामक पेड़, और भुर्ज नामक पेड़ की छाल को पहले लिखने के तौर पे प्रयोग किया जाता था। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि इतिहास की दृष्टि से भुर्ज क्या है? ऐसे यूपीएससी सवाल बनाता है। अब आपके सामने ये पेपर है, ये भुर्ज या भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। इस पत्र पे स्याही की मदद से ऋग्वेद के कुछ मंत्र वगैरह लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं। ये पहले माध्यम हुआ करता था लिखाई पढ़ाई का। आज तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और पेन है, बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन पहले एकमात्र माध्यम हुआ करता था वो भोजपत्र या भुर्जपत्र हुआ करता था, जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे लिख के लिखा जाता था और उसे ही भोजपत्र या भोजपोथ के नाम से जाना जाता था। आगे साथियों बताया गया इसमें कि इतने वर्षों में इनमें से कई ऐसी पांडुलिपि को कीड़ों ने तो खा लिया होगा। लेखक कहना चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिली और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली। ऐसा अनुमान लगाया जाता कि जब किसी पेड़ के छाल पे लिखा जाता था तो हो सकता है उसको कीड़ों ने खा लिया हो सकता है वो नष्ट हो गए हो। और फिर भी कह रहा है कि आज कई पांडुलिपियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो इससे तो पता लगता है कि ढेर सारे पांडुलिपियों का रचना हुई, यानी उस जमाने में भी लोग साक्षर थे, पढ़ने और लिखने का ज्ञान उनके पास था। आगे लेखक कह रहा है कि ये पांडुलिपियाँ केवल पत्र पे नहीं, मंदिरों की दीवारों और बिहारों में भी प्राप्त होती है। यानी मंदिर की दीवार जो होती है, आप उसमें देखोगे, अजंता गुफा को ले लो, एलोरा भीमबेटका की गुफाएं, तो उसमें आप पाओगे गुफाओं में बहुत सारे चित्र बने हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनका वर्णन भी लेखक कर रहा है। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा जो है ये मंदिरों बिहारों में मिल जाती है, गुफाओं में भी मिल जाती हैं। बिहार क्या होते हैं? यूपीएससी इससे संबंधित सवाल पूछा था। बिहार साथियों भिक्षुओं यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान हुआ करता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। कालिदास के आप देख लो। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जो अन्य प्राकृतिक हैं, जैसे अन्य ऐसे प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा की बात करें साथियों तो आम लोग जो बोलचाल की भाषा प्राचीन काल में जो भाषा हुआ करती थी लोगों के बीच में, उसको हम प्राकृत का भाषा कहते थे। तमिल भी पुरानी भाषाओं में से एक है। आगे लेखक कहना चाहता है कि हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे अभिलेख आपको पत्थर, धातु या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिल जाएंगे। कहते हैं कि शासक लोग थे वो अपने आदेशों को उत्कीर्ण कराने के लिए ऐसा करते थे ताकि उन्हें देख सके लोग, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ऐसा एडवाइजरी जारी करने का कोई माध्यम नहीं था। जैसे आज डिजिटल माध्यम है, सरकार अपनी वेबसाइट पे कुछ भी जारी कर देती, सब तक पहुंच जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले ऐसा नहीं था तो राजा लोग पत्थर पे अपने आदेश को, किसी निवेदन को, किसी सुझाव को, किसी आदेश को, इन सबको उत्कीर्ण करवा देते थे, जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लेखक कहता है इनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी आपने कोई अगर काम किया, बेहतर काम किया अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम अशोक के स्तंभ देखते हैं, 14 जो प्रमुख शिलालेख हैं, उन्होंने प्रमुख शिलालेखों में
अपने कार्यों का वर्णन कराया है। ऐसे लेखक कहना चाहता कि उस जमाने में लोग अपने बारे में अगर कोई विवरण देना है तो ऐसे पत्थरों, दीवारों, मंदिरों में उत्कीर्ण करवा देते थे। अब आपसे एक एक्टिविटी चाहता है लेखक कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेखन या लेख करवाने के लिए क्या लाभ थे। आप सोचिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके थॉट को डेवलप करता है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अगर उस जमाने में पत्थर पे लिखा जाता था तो सोचो कितनी मुश्किल लिखी। आज एक छोटा सा कील गाड़ने के लिए हम बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं। आप देखते हो कि उस जमाने में लोग जब पत्थर पे लिखते थे तो क्या ये मशीनें थी? शायद नहीं। छीनी, हथौड़े जैसे औजारों का प्रयोग करके लिखा जाता। तो कितना टाइम लगता रहा होगा। लेखक इस बात की चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई और प्रयोग में लाई जाती थी। इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब आपसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, पीएससी सवाल पूछ सकता है कि इतिहास की दृष्टि से पुरातत्वविद किसे कहा जाता है। तो उस जमाने के जो लेख होते थे उनको जो अध्ययन करता था उसे ही पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंटों से इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, इन सब का साथियों अध्ययन करता था। और ऐसे पुरातत्वविद की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तक कह रही है कि 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यानी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है लगभग जो 2000 से ज़्यादा सालों पुराना है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये अफगानिस्तान में कंधार से हुआ है। और ये कह रहा है कि वहाँ पर अशोक नामक शासन के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। तो अब ये पूछ सकता है कि क्या अशोक का कोई ऐसा अभिलेख है जो अफगानिस्तान में मिला है? तो जी हाँ, आपके बुक में मिला है। और कहता है आप 7वें अध्याय में इसका अध्ययन करोगे। आगे हम अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों और संकेतों में बनी होती है। तो बात हो रही है यहाँ पे लिपि की, उसकी भाषा की। यहाँ पर बताया गया है कि एक यूनानी और एक आर्मेइक, दो प्रमुख लिपि थी। और इन लिपियों में जो अशोक के अभिलेख पाए गए वो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। आगे साथियों बात होती है कुछ प्राचीन मोहर के बारे में, कुछ शिलालेख के बारे में। और आपके सामने ये एक मटका है साथियों। इस मटके पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात है ये। उस समय आप देखो कि इस पे कारीगरी होती थी, इस पे प्रिंटिंग की जाती थी, इस पे चित्र बनाए जाते थे। यानी लेखक कहना चाहता है कि आप इसमें देख लो, इस इमेज में देखो कि एक चांदी का सिक्का है यहाँ पे। आज हम देखते हैं कि किस तरह हम मशीनों के माध्यम से कोई चित्र बनाते हैं। लेकिन सोचिए कि 4700 वर्ष पूर्व कैसे इतने बेहतरीन चित्र बनाए गए होंगे। और आज के सिक्के, कल के सिक्कों में क्या अंतर है, ये भी जानना चाहता है आपसे एनसीईआरटी। कह रहा कि अगर हम इनका अध्ययन करते तो पाते हैं कि औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के सब छानबीन खुदाई करते हैं तो पता चलता है कि कुछ पत्थर के बने थे, कुछ पक्की मिट्टी के, कुछ धातु के बने थे और कुछ ऐसे कठोर तत्व थे जो जल्द नष्ट होने वाले नहीं थे। पुरातत्वविद की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं वो, और उनसे जानने में उनको मदद मिलती है कि पहले लोग क्या खाते थे, कैसे मुश्किल से अपने आप को बचाते थे, और यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े से जल जाते थे तो जले हुए रूप में वो कैसे बचे रहते थे। यानी आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन कल सोचिए कि 4000 वर्ष पूर्व अगर कोई व्यक्ति जल जाता था, किसी का हाथ पैर टूट जाता था। आज तो प्लास्टर बनवा दिया हमने, लेकिन कल तो प्लास्टर नहीं थे ना। तो इंसान अपनी रक्षा कैसे करता था, ये सोचने की बात कहता है लेखक। आगे कहते हैं कि जो पुरातत्वविद होते हैं साथियों, वो बहुधा कपड़ों को पाए हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः जो शब्द प्रयोग करते हैं,
इन सब का प्रयोग करते हैं और अतीत में जो अध्ययन करते हैं वह स्रोत से प्राप्त होती है। हालांकि इनको पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं और अतः इतिहासकार पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि जैसे खुफिया व्यक्ति धीरे धीरे चीज़ों का पता लगाता है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ता जाता है, फिर एक कंक्लूजन देता है, ऐसे पुरातत्वविद भी करते थे। कभी कपड़ों का अध्ययन करते थे, कभी मटकों का अध्ययन करते थे, कभी हड्डियों का अध्ययन करते थे, कभी जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते थे, कभी मिली बस्तियों का अध्ययन करते थे, फिर एक कंक्लूजन लेके आते हैं कि कल्पना करते हैं, एक रिजल्ट लेके आते हैं कि ऐसे रहे होंगे लोग। तो सब कुछ कल्पनाओं पे आधारित है साथियों, कुछ साक्ष्यों पे आधारित है, कुछ कल्पनाओं पे आधारित है। लेकिन कल्पना कहने का मतलब कि पूरी तरीके से कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो काल्पनिक चीजें हैं वो साक्ष्यों के आधार पे हैं। आगे लेखक कह रहा कि अतीत एक थे या अनेक थे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर ध्यान दिया? यहां अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है। अतीत का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। और कहना चाहते हैं अतीत बहुवचन के लिए, इसका मतलब अतीत एक नहीं था, कई अतीत हुआ करते थे। जिसमें कैसे, जैसे आज हम देखते हैं कि समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते हैं और मछलियां पकड़कर भोजन अपना करते हैं, फल फूल के द्वारा अपने भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थ का अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। इस तरीके से अतीत के भी 3 भेद विद्यमान थे, ऐसा लेखक कहना चाहता है। 3 भेद कौन कौन से थे? कह रहे एक तो शासक था जो अपनी विजयों का लेखा जोखा करता था। यही कारण है कि शासकों के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमने उनके जीवन को जानने में जो मदद मिली है वो अभी तक इतना ही जानना शेष है। साथियों, अब कह रहा है तिथियों का मतलब, यानी तिथि यानी डेट के क्या इंपॉर्टेंस है। कह रहा है अगर तुमसे तिथि के बारे में पूछे कोई तो तुम शायद दिन या तारीख, वर्ष, माह जो भी है बता दोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि कोई पूछे कि तिथि की शुरुआत क्यों हुई, कब से हुई, किसके द्वारा हुई और किस आधार पर हुई, हम क्यों माने कि 21वीं सदी चल रही है। जब हम कह रहे हैं कि 4000 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी, तो 21वीं सदी क्यों माने, आप कल्पना कीजिए। तो यहाँ पे लेखक बताना चाहता है साथियों कि सदी की या तिथि की जो गणना आजकल की जाती है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह जन्म के 2000 वर्ष बाद। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे इतिहास का कुछ संक्षिप्त बात दिया गया है कि अंग्रेजी में जो ईसा पूर्व होता है उसको बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के जन्म के समय का शब्द। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, बीसी क्या होता है। और उसके बाद की अगर बात करें कि कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा आप पाओगे, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्द से बना है और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है उसके लिए एडी शब्द का यूज करते हैं, उसके पहले की घटनाओं के लिए बीसी शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। और अभी आजकल बीसी का प्रयोग जो है वो बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान के पहले के लिए भी किया जाने लगा है। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर कब, कहाँ और कैसे समाप्त होता है, इसके कुछ सवालों को हम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में है क्लास 6 के। कह रहा है कल्पना करो, आपको फिर कल्पना करना है अकॉर्डिंग टू राइटर कि तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, यानी आपको इंटरव्यू करना है एक आर्कियोलॉजिस्ट का। उस समय आपको 5 सवाल की सूची तैयार करनी, तो आप क्या करोगे? आप अपने दिमाग में इस चीज़ को सोच सकते हो। कह रहा है याद कर सकते हो आप, नर्मदा घाटी जो था ये सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, ऐसा आपको मानना है। मगध जो था ये आखेटिक संगठक था, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने पढ़ा है इसका आपको मिलान करना है और याद करने में मिलान आपको उचित करना है। तो हमने कहा कि देखो नर्मदा घाटी जो था वो एक तरीके से आरंभिक कृषि की बात की जाए, नहीं,
नगरों की अगर बात की जाए, नहीं। कह रहा है कि नर्मदा घाटी जो था ये लगभग 250,000 वर्ष पूर्व के नगर थे। क्या आपको पता है चीज़? मगध के बारे में बताओ, क्या सबसे बड़ा राज्य था? गारो खासी पहाड़ियाँ पूरब की ओर थी। सिंधु सहायक नदी के बारे में अध्ययन करना है। गंगा घाटी के बारे में बताना है। तो इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब कुछ क्वेश्चन के सवाल के जवाब लेते हैं हम कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और क्या इसके उत्तर हो सकते हैं। रसीदा के दिमाग में जो चल रहा था, क्या इसके उत्तर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। पुरातत्वविद द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ और कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। अब साथियों कह रहे हैं कि साधारण स्त्री जो है, पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, हमने आपको बताया। इसको आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। और कह रहा है कि कम से कम ऐसी बातों का उल्लेख करो जो तुम्हारे राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता रखता हो। तो कुल मिला के अब यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है मैं आपको बता देता हूँ सर संक्षिप्त में। लेखक कहना चाहता है कि क्या आप वर्तमान से, जो वर्तमान समय है से लेके आपका जो पास्ट समय है, प्राचीन समय, एंशिएंट टाइप की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या डिफरेंसेज हैं, आप इसका आकलन कीजिए। इस पर एक संक्षिप्त नोट बना सकते हैं आप। अच्छा, इस बुक से प्रमुख सवाल कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? पहला सवाल बनाया जा सकता है कि पुरातत्वविद कौन थे? पुरातत्वविद कौन थे? हिंडोस और इंदोस क्या था? नर्मदा नदी घाटी के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें आप। सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे प्रमुख सवाल बनाए जा सकते हैं साथियों। तो ये रहा आज का अपना एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। साथियों हम जानते हैं कि आज ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, बहुत सारी चीज़ें बोलने में मिस्टेक्स हुई होगी। आने वाली क्लास को और बेहतर करेंगे हम, कहीं मत जाइएगा, जुड़िए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।